नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने इतिहास की नई क्लास लेकर। दोस्तों, इतिहास की पिछली क्लासों में हमने आधुनिक इतिहास को पढ़ते हुए बंगाल को पढ़ा। बंगाल को पढ़ने के क्रम में हमने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि को पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने बंगाल के गवर्नर को जाना और उसके बाद जो 1772 का अधिनियम आया और बंगाल के गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल शुरू हुआ उसको हम पढ़ रहे थे। उस कार्यकाल को पढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस पर। कॉर्नवालिस को पढ़ते हुए हमने पिछली क्लास में आपको स्थायी बंदोबस्त पढ़ाया था। आज उससे आगे के क्रम को हम जारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसके बारे में पढ़ते हुए हमने इसके कार्यों के बारे में जाना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 के अधिनियम के बाद लाए गए। 1786 का जो अधिनियम था वो सिर्फ इसीलिए लाया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाए। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के पीछे अंग्रेजों की मंशा यह थी क्योंकि यह बहुत एक योग्य व्यक्ति था और अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल में जो उनका शासन है वो सुदृढ़ हो और बंगाल का जो शासन है उसका विस्तार वो भारत के अन्य क्षेत्रों में कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कि आप बंगाल का गवर्नर जनरल का पदभार संभालें। लेकिन उसके लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों को 1786 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तब जाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के लिए सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, तो इसके लिए क्या आया, 1786 का अधिनियम, जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। 1786 का अधिनियम किसके लिए लाया गया, तो विशेष तौर से लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के और क्या क्या कार्य थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आके शक्ति का पृथक्करण किया। शक्ति का पृथक्करण, अब इसका मतलब क्या होता है, शक्ति के पृथक्करण का मतलब है कि इसने न्यायिक और जो हमारी राजस्व यानी हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो शक्ति थी उनको दोनों को अलग कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा पद उस समय पर था वो था कलेक्टर का। कलेक्टर का पद जो वॉरेन हेस्टिंग के समय पर बनाया गया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के समय ही सबसे पहले बंगाल का पूरी तरह से नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में आया। तो जब उसने राजस्व इकट्ठा करने के लिए कलेक्टर का पद बनाया था। अब कलेक्टर जो राजस्व इकट्ठा करता था साथ साथ वो न्याय भी करता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही उसकी न्यायिक शक्तियां उससे छीन ली गई और इसके लिए उसने अलग अलग अदालतों की स्थापना की, जो हम उसकी न्यायिक व्यवस्था में आगे देखेंगे। तो उसने सबसे पहले क्या किया, शक्ति का पृथक्करण किया। दूसरा जो इसने कार्य किया, इसने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया। कॉर्नवालिस संहिता, जैसे कि हम आईपीसी आज पढ़ते हैं, ऐसे ही इसने उस समय पर बहुत सारे कानूनों को इकट्ठा कर कर एक जगह संग्रहित किया और उनको एक कानून की शक्ल में ढाल दिया, जिसको हम कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में हम क्या पढ़े थे, तो इसके बारे में स्थायी बंदोबस्त, जो हमने पिछली क्लास में इसको पूरी तरह डिटेल में पढ़ा है। स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो यह एक राजस्व व्यवस्था थी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों पर राजस्व वसूली करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व अंग्रेजों के पास आ सके। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था, एक राजस्व व्यवस्था थी जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसने क्या किया, न्यायिक सुधार किए। तो इसकी न्यायिक व्यवस्था को भी हम देखेंगे। न्यायिक व्यवस्था,
जो उसने न्यायिक व्यवस्था में सुधार किए। तो एक टॉपिक हमारा इसकी न्यायिक व्यवस्था के बारे में जानना रहेगा। एक इसकी पुलिस सेवा, पुलिस पुलिस के बारे में इसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, तो पुलिस सेवा में इसके योगदान को भी हम देखेंगे। तो न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और अंग्रेजों के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ था सिविल सेवा। तो सिविल सेवा की शुरुआत भी किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो सिविल सेवा को भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके कार्यकाल के दौरान के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, जिसमें से कुछ तो हम पढ़ चुके थे यहां तक, और इससे आगे की ये 3 व्यवस्थाएं हम आज पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही इसी के कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध और हुआ, जिसे हम तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसके कार्यकाल के दौरान तीसरा आंग्ल यानी अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। ये कब हुआ, तो 1790 से 92 के बीच में हुआ, और लगभग यहां से टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल था लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि उसे मोटा हर्जाना देना पड़ा, साथ ही अपने बेटे को भी अंग्रेजों के पास जब तक हर्जाना नहीं चुकाते तब तक गिरवी रखना पड़ा। तो ये इसके कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही। तो हम इसके बारे में आगे अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी न्यायिक व्यवस्था, कि इसने न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या योगदान किया। न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई कदम उठाए। जैसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, जैसे उसने सदर निजामत अदालत की स्थापना की, ठीक है। कहां की, तो इसने इसकी स्थापना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में की, ठीक है। कहां पर की, तो स्थापना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में की, ठीक है। सदर निजामत अदालत की स्थापना इसने कहां पर की, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में इसने इसकी स्थापना की। साथ ही इसने 4 प्रांतीय अदालतों की भी स्थापना की। क्या किया, दूसरा पॉइंट होगा, इसने 4 प्रांतीय, प्रांत बोले तो सूबा, 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की। और ये कहां कहां पर थी, तो ये पटना, कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद। तो कहां कहां पर, पटना, ढाका जो आज बांग्लादेश में है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, और मुर्शिदाबाद। तो इसने यहां पर 4 क्या की, प्रांतीय अदालतों की भी इसने स्थापना की। साथ ही इसने कानूनों का संग्रह कर सिविल संहिता का निर्माण किया। जैसे आज आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, ऐसे ही इसने कानूनों का संग्रह कर कॉर्नवालिस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया। और जो आज तक भी हमारे यहाँ पर कई कानूनों में लागू की जाती है। यानी कानून के समय कानून के बारे में इसकी इतनी बड़ी पकड़ थी कि आज भी हम इसके बनाए गए कानूनों को अपनी सिविल संहिता में उपयोग करते हैं। तो ये थी इसकी न्यायिक व्यवस्था। ये तीनों पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। साथ ही आगे देखते हैं हम इसने पुलिस व्यवस्था के बारे में क्या क्या कार्य किए। तो अगला हमारा पॉइंट होगा इसके बारे में, पुलिस व्यवस्था। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, पुलिस व्यवस्था।
दोस्तों अगर बात करूं मैं पुलिस व्यवस्था की, तो भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक अगर आपसे कोई पूछे कौन था, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहला पॉइंट होगा भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, पुलिस व्यवस्था का जनक तो कौन होगा, तो ये होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में अगर किसने पुलिस व्यवस्था का निर्माण किया या पुलिस व्यवस्था की जिसने नींव डाली, वो व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जो भारतीय समाज में पुलिस की या कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वो जमींदार के पास थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार से पुलिस व्यवस्था को छीनकर अलग से एक पुलिस विभाग की स्थापना की। ठीक है, तो यानी जमींदारों से पुलिस यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी छीनने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसने जमींदारों से पुलिस के कार्य से जमींदारों को मुक्त कर दिया और आधुनिक पुलिस की स्थापना की। ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि इसने जमींदारों को पुलिस के कार्य या न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने के कार्य से मुक्त कर दिया, पुलिस के कार्य से मुक्त किया और आधुनिक पुलिस की स्थापना की, आधुनिक पुलिस की स्थापना की। ठीक है, तो यानी भारत में आधुनिक पुलिस की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आपको ये बात भी यहां याद रखनी होगी कि भारत में ब्रिटेन से पहले पुलिस की स्थापना की गई। तो यहां पे आप ये भी लिखेंगे भारत में इंग्लैंड से पहले पुलिस की स्थापना की गई, यानी इंग्लैंड से पहले भारत में पुलिस की व्यवस्था कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, इंग्लैंड में इसके बाद की गई। ठीक है, पुलिस व्यवस्था। अगर बात करूं मैं, इसने बंगाल में, कॉर्नवालिस ने बंगाल में जिले स्तर पर पुलिस जो अधीक्षक हैं इनकी स्थापना की। पुलिस अधीक्षक यानी उस आज के समय में जिसे हम एसपी के नाम से जानते हैं, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की भी स्थापना की थी। ठीक है, इसने जिले स्तर पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। वर्तमान में जिसे हम एसपी कहते हैं, तो ये किसने किया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब 1786 में इसने पदभार संभाला, 1786 से 92 के बीच, इसमें ही इसने एसपी का पद। अब इसने क्या किया, इसने जिलों को कई सर्किलों में बांट दिया। अब इसने क्या किया, जिलों को सर्किलों में बांटा और हर सर्किल में सीआई यानी सर्किल इंस्पेक्टर, जिसे आज हम क्या कहते हैं, दरोगा के नाम से जानते हैं, की नियुक्ति की। ठीक है, सर्किल इंस्पेक्टर की नियुक्ति किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। क्योंकि जिला स्तर पर तो इसने एसपी का पद बना दिया, अब जिले स्तर को भी इसने अलग अलग सर्किलों में बांटा और हर सर्किल के लिए एक दरोगा की इसने नियुक्ति की, जिसे सीआई सर्किल इंस्पेक्टर या वर्तमान के दरोगा के नाम से हम जानते हैं। तो ये उस समय बनाया गया पद था। अगर बात करूं पुलिस सेवा में, भारत ब्रिटिश साम्राज्य से तीसरे पिलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पुलिस सेवा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का तीसरा पिलर के रूप में जाना जाता है, तीसरे पिलर के रूप में जाना जाता है। पहले दो पिलर कौन से हैं, तो पहला इसका सेना हुआ,
यानी सेना ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में पहला पिलर हुआ, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को यहाँ पर बनाए रखा और मजबूती दी। तो पहला क्या था? सेना। दूसरा सिविल सेवा, यानी सिविल सेवा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा पिलर था। और तीसरा क्या हो गया? पुलिस सेवा। यानी 3 पिलर के माध्यम से भारत में अंग्रेजों ने अपने शासन की मजबूती को बनाए रखा, साथ ही यहाँ पर लंबे समय तक भारत को लूटने में इन्हीं सब का योगदान था। और ब्रिटेन से पहले यानी इंग्लैंड से पहले ही यहाँ पर पुलिस सेवा शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो ये थी हमारी पुलिस सेवा में जो किसका योगदान रहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस का योगदान रहा। अब अगर हम बात करें सिविल सेवाओं की, किसकी बात करें? सिविल सेवा। तो सिविल सेवाओं में लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या योगदान रहा, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। सिविल सेवा, अभी मैंने आपको बताया भारत में ब्रिटिश शासन का पहला स्तंभ क्या था? सिविल सेवा। तो भारत में ब्रिटिश शासन का पहला स्तंभ क्या था? तो हमारी सिविल सेवा थी। क्या थी? तो हमारी सिविल सेवा। अंग्रेजों ने जो सिविल सेवा शुरू की वो पहला स्तंभ थी। साथ ही अगर मैं बात करूं सिविल सेवाओं की, तो कई इतिहासकारों ने यानी अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे इस्पात की चौखट भी कहा। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, इसको कई अंग्रेज इतिहासकारों ने इस्पात की चौखट कहा। इस्पात की चौखट, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस्पात की चौखट किसको कहा गया? तो सिविल सेवाओं को भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजों की इस्पात की चौखट के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं सिविल सेवाओं की, तो भारत में आधुनिक सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक सिविल सेवाओं का जनक कौन हुआ? तो ये हमारे कॉर्नवालिस हुए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवाओं के जनक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि सिविल सेवाएं, वैसे तो जो हमारा कलेक्टर का पद है, ये जब 1772 का अधिनियम आया और गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आया, तब से ही कलेक्टर का पद नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। क्या? धन, यानी राजस्व को कलेक्ट करने वाला अधिकारी कलेक्टर था। तो उसको 1772 के अधिनियम द्वारा ही ये पद नियुक्त कर दिया गया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। तो अगर यहां पर लिखूं सिविल सेवाओं के बारे में कि कलेक्टर का पद किसने बनाया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। लेकिन जो हमारी सिविल सेवाएं हैं, यानी जो हमारी सिविल सेवाएं हैं, उसका पूरा जो तंत्र था, यानी इसके कलेक्टर के अलावा जो अलग अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति यानी उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो उसका निर्माण हमारे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसके द्वारा किया गया। लेकिन सिविल सेवा का जनक कौन है? तो ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे सिविल सेवाओं के जनक हुए। साथ ही अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आता है, तो भारत में आने के साथ ही इसको यह खबर मिल चुकी थी, यह सूचना मिल चुकी थी कि एक तो जो यहाँ पर EIC है उसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो यहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं वो उपहार बहुत लेते हैं। उपहार का मतलब रिश्वत बहुत लेते हैं, यानी उसको जो राजस्व में इकट्ठा करने में भ्रष्टाचार बहुत था। और दूसरा, जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उपहार बहुत लिया करते थे। तो इसके लिए उसने क्या कार्य किए? तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या कार्य किया? इसने जो हमारे कलेक्टर थे,
जो हमारा कलेक्टर था उसके वेतन को आते ही इसने बढ़ा दिया। क्या किया इसने? भ्रष्टाचार कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए जो कलेक्टर है, कलेक्टर का वेतन कितना कर दिया? 50 से 1500 रुपए कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया? तो इसने जो उस समय कलेक्टर का वेतन हुआ करता था उसको कितना कर दिया? 1500 रुपए कर दिया। वेतन को इसने कितना कर दिया? तो 1500 रुपए तक वेतन को बढ़ा दिया। 1500 रुपए वेतन का मतलब है, अगर मैं बात करूं जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो बहुत बड़ा अधिकारी होता था उसको 40-50 रुपए मिला करते थे। आप ये देखिए 1792 के आसपास, है ना, यानी 1790-92 के आसपास इसने उनका वेतन 1500 रुपए कर दिया। तो ये बहुत मोटी रकम थी 1500 रुपए। साथ ही इसने क्या किया कि जिससे राजस्व पूरी तरह से आ सके, यानी राजस्व की चोरी ना हो, इसने क्या कहा कि जो कलेक्टर होगा, कलेक्टर को कुल राजस्व यानी जितना राजस्व आएगा का 1% भी मिलेगा। ठीक है, अब कलेक्टर क्या करेगा? जब कलेक्टर को अगर मान लो 1000 रुपए इकट्ठा होते हैं तो 1% उसको जाने वाला ही है। ठीक है, 1% उसको जाने वाला है, यानी 10 रुपए उसके पास जाएंगे ही जाएंगे। जब 10 रुपए उसके पास ऐसे ही जा रहे हैं तो कलेक्टर चोरी नहीं करने देगा, यानी जो भारतीयों से राजस्व आना था वो पूरा पूरा राजस्व अंग्रेजों के कोष में जमा होने लगा। तो यह दो कार्य उसके द्वारा किए गए। साथ ही इसने क्या किया? यह बहुत ही भारतीयों से चिढ़ने वाला व्यक्ति था, यानी यह भारतीयों से भेदभाव करता था और इसका मानना था कि भारतीय उच्च पद पर बैठने, यह भारतीयों से भेदभाव करता था और इसलिए इसने भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा। तो ये पॉइंट भी हम लिखेंगे, यह भारतीयों से भेदभाव रखता था, इसलिए इसने क्या किया? इसलिए इसने भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा, उच्च पदों से दूर रखा। ठीक है, अब इसके समय में जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण था, वो लोग डिसाइड करते थे कि कौन अधिकारी जाकर इंडिया में क्या करेगा? तैनात होगा आईएएस की पोस्ट पर या कलेक्टर की पोस्ट पर। और क्योंकि ये इतनी बड़ी पोस्ट थी, उस समय जो अंग्रेज साम्राज्य के छोटे छोटे राजा थे या राज परिवार थे, वो लोग चाहते थे कि भारत में आके वो कलेक्टर का पद संभाले, क्योंकि 1500 रुपए इतनी मोटी रकम थी, साथ ही 1% राजस्व भी इन्हें मिल रहा था। तो वो उतावले रहते थे यहाँ पर आने के लिए। तो इस समय कॉर्नवालिस के समय जो आईएएस अधिकारी थे, आईएएस अधिकारियों का ट्रेनिंग सेंटर कहां पर था? ट्रेनिंग सेंटर था हेल्सबरी कॉलेज, इंग्लैंड। यहां पर इनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद में सिविल सेवा को थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे ही ये जाता है और उसके बाद एक नया गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता है? 1800 में ये ट्रेनिंग सेंटर को कहां पर शिफ्ट करेगा? तो ये ट्रेनिंग सेंटर को फोर्ट विलियम जो कहां पर था? कलकत्ता में था। कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित किया। किसने किया? तो ये समय था किसका? लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली के समय इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये फोर्ट विलियम्स जो कलकत्ता में थे यहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने यहां पर तो स्थानांतरित कर दिया, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही ये यहां पर स्थानांतरित हुआ
तो जो कंपनी के राजस्व में कमी आने लगी। और कंपनी में राजस्व की कमी आने का मुख्य कारण क्या था? तो जब अंग्रेजों ने इसको जांचा तो अंग्रेजों ने पाया कि यहाँ पे जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो भी भारतीय थे, यानी ट्रेनिंग देने वाले कौन थे? भारतीय थे। और भारतीयों ने शायद मानवता के आधार पर उतनी सख्ती ना बरती हो भारतीयों के साथ जितनी अंग्रेज बरतते थे, इसलिए इनके राजस्व में कमी आई। और इसके बाद 1806 में फिर से ट्रेनिंग सेंटर कहां कर दिया गया? ट्रेनिंग सेंटर हेल्सबरी कॉलेज में भेज दिया गया। हेल्सबरी कॉलेज बना दिया गया। यानी अंग्रेजों को जैसे ही राजस्व में कमी महसूस हुई, अंग्रेजों ने फिर से अपना ट्रेनिंग सेंटर पुराने वाला ही भेज दिया कि भैया यहाँ पे तो क्या हुआ, ये भारतीय हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इन्होंने हमारा राजस्व घटा दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर फिर से हेल्सबरी कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद बात करें कि भारत में सिविल सेवा जो थी इसकी प्रतियोगी परीक्षाएं कब से होनी शुरू हुई? कई बार ये क्वेश्चन बनता है, तो हम 1853 का अधिनियम पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? अधिनियम 1853 का अधिनियम पढ़ेंगे। और इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ, सिविल सेवाएं क्या हो गई? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से होने लगी। अब होती तो पहले भी थी, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? अब भारतीय के लिए भी रास्ता खुल गया था कि वो सिविल सेवाओं में जा सके। अच्छा, ये कहाँ होती थी? होती ये इंग्लैंड में ही थी, लेकिन अब भारतीय भी इसमें क्या कर सकते? हिस्सा ले सकते थे। इसी तरह 1863-64 की बात है। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जो सिविल सेवाओं में शामिल हुए। यानी किसी भारतीय द्वारा कोई भारतीय जो इस परीक्षाओं में चयनित हुआ वो कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति, कब? तो ये 1863-64 में सिविल सेवा में चयनित हुए। ठीक है, तो पहले व्यक्ति जो सिविल सेवक बने उनका नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हमारे पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जो सिविल सेवाओं में चयनित हुए। उसके बाद बात करूं 1858 में, इसमें अंग्रेजों ने कुछ बदलाव भी किए। जैसे 1858 में इन्होंने क्या किया? 1858 में इन्होंने भारतीयों को इसमें रोकने के लिए कि भारतीय इसमें ना जाएं, तो सबसे पहले इन्होंने 1858 में जो हमारी सिविल परीक्षा थी उसकी आयु को घटाकर 23 वर्ष कर दिया। यानी सिविल सेवा में आयु कितनी हो गई? 23 वर्ष। इन्होंने क्या कर दिया? 23 वर्ष की आयु से अधिक आयु का व्यक्ति अब परीक्षा नहीं दे सकता। ये नियम क्यों लाया गया? कि जिससे अधिक से अधिक लोग भारतीय जो हैं वो सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सके। लेकिन भारतीय यहाँ भी नहीं रुके, इन्होंने अपना जाने का क्रम जारी रखा। तो इसके बाद 1860 में इस आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। यानी 1 साल और कम कर दिया गया। 22 साल से अधिक आयु का कोई भी भारतीय अब सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता था। इसके बाद अगली बार 1866 की बात है। 1866 में इन्होंने इसको 21 वर्ष कर दिया। यानी अभी भी इनको डर था कि अगर भारतीय इस परीक्षा में जाएंगे तो ये अंग्रेजी शासन के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इन्होंने 1 साल और इसको घटा दिया। अब कार्यकाल आता है लॉर्ड लिटन का। जो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन ये 1878 में
इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और इसकी उम्र को कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। यानी 19 वर्ष का व्यक्ति वो इंग्लैंड जाएगा, परीक्षा देगा। पहली बात तो भारतीयों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहां पर जा सके। साथ ही जाता कौन था, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके बच्चे ही वहां पर जाते थे, और वो भी उसमें शामिल ना हो पाए उसके लिए उन्होंने कितनी कर दी, उम्र को उसने 19 वर्ष कर दिया। तो यह अंग्रेजों की साजिश थी जिससे कि भारतीय इसमें शामिल न हो सके। ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की, एक क्वेश्चन आपके लिए ये बचता है। अब हमारी सिविल सेवा के बारे में सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन क्या बचा कि किस अधिनियम द्वारा हमारे यहाँ यूपीएससी की स्थापना हुई, जो आज लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना कब हुई। तो ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम लाई 1919 का अधिनियम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी अब एग्जाम कहाँ पर होने लगे, भारत में ही होने लगे। इससे पहले कहाँ स्थापना थी, तो जो इंग्लैंड का लोक सेवा आयोग है उसी के द्वारा इसको गवर्न किया जाता था। लेकिन 1919 के अधिनियम के बाद भारतीय में इसकी स्थापना हुई और यहीं पर ही एग्जाम होने लगे। ठीक है, और ये कब से लागू हुआ, तो ये किस कमीशन की सिफारिश पर, एक क्वेश्चन बनता है किस कमीशन, तो इसको हम ली कमीशन या रॉयल कमीशन के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से, ली कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। ठीक है, रॉयल कमीशन या ली कमीशन के सिफारिश पर इसको आयोग को यहाँ पर स्थापना की गई। और कब इसका निर्माण हुआ, तो 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 में इसका निर्माण किया गया। तो ये थी हमारी सिविल सेवा। अगले गवर्नर के बारे में हम पढ़ते हैं, और अगले गवर्नर होंगे हमारे कौन, तो सबसे पहले हमने बंगाल के गवर्नर के क्रम में हमने पढ़ा सबसे पहले वैरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अगला गवर्नर आया मैकफेसन। उसके बाद मैकफेसन के बाद हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद हमने लॉर्ड वेलेस्ली को पढ़ना है, वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमारा अगला कौन सा टॉपिक होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड को इससे पहले एक बीच में एक गवर्नर हो रहा है जिसका नाम था जॉन सॉर। उसके बारे में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है जो हम पढ़े, तो अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम अभी पढ़ते हैं। तो चलिए, आज की हेडिंग होगी लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली जो हमारे यहाँ पर गवर्नर बनता है 1798 में, और इसका कार्यकाल 1805 तक रहता है। तो कब से कब तक है, 1798 से और 1805 तक ये क्या रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। अब इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी उसको हम जानते हैं सहायक संधि के नाम से। यानी इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जिसे इतिहास में याद रखा जाता है वो है सहायक संधि। इसने सहायक संधि कई राज्यों के साथ की और अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान की। अब उससे पहले हम ये जानते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी और लॉर्ड वेलेस्ली क्यों ये संधि लेकर आया, यानी इसकी परिस्थितियां क्या थी, क्या उसका उद्देश्य था। अब उस समय पर जो ईआईसी थी उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, यानी ईआईसी अपने पास एक मजबूत सेना रखती थी, और इसका जो प्रति माह का खर्च था वो बहुत अधिक था, और इसको झेलने के लिए ईआईसी चाहती थी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आम के आम और गुठलियों के दाम रहे। इसके लिए उसने क्या कहा, उसने
ऐसी व्यवस्था ढूंढी जिससे कि इसका सारा भार भारतीय राज्यों पर डाला जा सके। तो पहली परिस्थिति क्या हुई, तो इसके लिए हम परिस्थितियां क्या लिखेंगे, परिस्थितियां नंबर 1, EIC की बड़ी सेना और उसका खर्च। ठीक है, तो पहला क्या का उद्देश्य था इसका, कि इस खर्च को हम कैसे किसी दूसरे पे डाल सके या अपने आप इससे बच सके, क्योंकि सेना तो रखनी है, सेना अगर भारत में नहीं रखेंगे तो शासन कैसे करेंगे, तो सेना तो उनको रखनी थी। दूसरा क्या था, अब जो यूरोप की और देश भी भारत में इंटरेस्टेड थे, यानी और देश भी यहाँ पर काम कर रहे थे, तो उन देशों के खिलाफ भी एक मजबूत गठबंधन बनाना था जिससे उनको यहाँ से हराया जा सके। तो दूसरा कारण क्या हुआ, अन्य यूरोपीय कंपनियों को हराना। ठीक है, अन्य यूरोपीय कंपनियों को हराना। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ, अन्य यूरोपीय जो दूसरी कंपनी यहां पर आई थी उनको हराना इसका कारण था। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि किस प्रकार से बिना युद्ध किए भारतीय रियासतों पर नियंत्रण करके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जा सके, क्योंकि एटलीस्ट करना क्या था उनको, करना तो यही था कि वो भारत पर पूरी तरह से शासन कर सके। तो उन्होंने क्या किया, इसका अगला उद्देश्य क्या होगा, किस प्रकार भारत की रियासतों पर नियंत्रण कर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो ये उनके 3 क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे इस सहायक संधि के पीछे। पहला उद्देश्य EIC की बड़ी सेना तथा उसको रखना तथा उसके खर्च से अपने आप को बचाए रखना। दूसरा, यूरोप में यूरोपीय कंपनियां जो और भारत में आ रही थी वो भारत में अपनी पकड़ ना बना सके, इस बात को भी सुनिश्चित करना। साथ ही भारत की जो छोटी छोटी रियासतें थी जो आपस में मतभेद रखती थी, आपस में लड़ती रहती थी, उनको कैसे ब्रिटिश शासन के अंदर लाया जाए और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से पूरे भारत में फैला दिया जाए। तो इन उद्देश्यों के साथ लॉर्ड वेलेस्ली एक प्रपोजल लेकर आता है जिसे हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। अब हम उस समय के भारत को देखें, तो उस समय का भारत, तो यहां पर जो हमारा अवध, यहां पर बंगाल हुआ, यहां पर हैदराबाद, यहां पर तंजावुर, मैसूर और इधर मराठे। तो उस समय ये हमारे भारतीय राज्यों की स्थिति थी और ये सभी भारतीय राज्य आपस में द्वंद्व रखते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इस बात का फायदा किसने उठाया, वेलेस्ली ने उठाया। अब हम जानते हैं कि इस सहायक संधि के क्या क्या मुख्य बिंदु थे जिससे उसने क्या किया, इन राज्यों पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर दिया। तो इसके मुख्य बिंदु, सहायक संधि के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका बिंदु था, यदि कोई भारतीय रियासत ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करती है तो एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी होगी। अब इसने क्या कर दिया कि अगर किसी के साथ किसी राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहायक संधि कर ली तो उसे एक सेना जो ब्रिटिश सेना होगी वो अपने राज्य में रखनी होगी। इससे क्या होगा कि इससे जो सेना का खर्च है वो किस पे हुआ, भारतीय राज्य पे हुआ। सेना किसकी हुई, अंग्रेजियों की हुई। नियंत्रण जिसका सेना होगी उसका होगा, यानी पैसा खर्च हुआ राज्य का। मान लो मैसूर ने अपने यहां पर ब्रिटिश सेना रखी, तो मैसूर ने सेना रखी, खर्च दिया, खर्चा मैसूर कर रहा है, सेना ब्रिटिश साम्राज्य की, और नियंत्रण किसका रहेगा, जिसकी सेना रहेगी। यानी मैसूर पर नियंत्रण हुआ अंग्रेजों का और खर्च हुआ मैसूर का। ठीक है, तो जो भारतीय राज्य सहायक संधि करेगा, सहायक संधि
करेगा उसे ब्रिटिश सेना अपने यहाँ रखनी होगी, अपने यहाँ रखनी होगी। यानी अगर कोई संधि करता है तो ये पहली शर्त थी, उसे उनकी अंग्रेजों की सेना अपने यहाँ रखनी होगी। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा यह था कि भारतीय रियासतों को अपने दरबार में एक रेजिडेंट रखना होगा। यानी दूसरी शर्त क्या हुई? भारतीय राज्य अपने यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगे। अब ये क्या होगा? यानी यह जासूस होगा जो पूरे राज्यों के दरबार में क्या कार्रवाई चल रही है इस पर नजर बनाए रखेगा। अगर कोई ऐसी गतिविधि है जो अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध है, उसकी सूचना किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। यानी पूरी तरह से उनके शासन पर भी नियंत्रण करने का काम इस रेजिडेंट के द्वारा अंग्रेजों ने किया। यानी सेना उनकी रखी गई, सैन्य शक्ति उनकी, और रेजिडेंट भी किसका रख दिया? उसने अपना ही रख दिया। ठीक है। अब इसमें तीसरी शर्त क्या जोड़ी गई कि भारतीय राजा विदेश मामलों के मुद्दों पर अन्य भारतीय राज्यों से बात नहीं कर सकते। यानी जो भारतीय राज्य होगा, भारतीय राज्य विदेशी मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। ठीक है। किससे? पड़ोसी राज्यों से बात नहीं कर सकते। अगर बात करनी भी है तो उन्हें उस समय के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी कि भैया हम अपने पड़ोसी राज्य से बात कर लें किसी मुद्दे पर। तो ये शर्त भी इसमें रख दी। यानी एक तरह से गुलामी बनाने की जो मानसिकता थी या उनकी चाल थी, वो इस सहायक संधि के द्वारा उजागर होने लगी। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि किसी अन्य यूरोपियन कंपनी को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। अब अंग्रेज चाहते थे कि भारत सिर्फ उनका रहे, भारत की जो वैभवता है या भारत की जो संपन्नता है उसको लूटने का कार्य सिर्फ अंग्रेज ही करें, ब्रिटिश ही करें, कोई और यूरोपीय इसको ना लूटे। इसके लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि किसी अन्य यूरोपियन कंपनी को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। तो भारतीय राज्य किसी अन्य यूरोपियन कंपनी को अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ठीक है। यानी उसको ब्रिटिश कंपनी ही रखनी है और किसी को वो नहीं रख सकता। साथ ही इसकी अगली शर्त थी कि ईआईसी जो है उस रियासत को सुरक्षा का वचन देगी, परंतु बदले में ईआईसी अनुदान मांगती थी। यानी अब ईआईसी ने अपनी सेना रखी, रेजिडेंट रखा, बोला तुम किसी पड़ोसी राज्य से बात नहीं करोगे, अब मैं तुम्हारी सुरक्षा का तुम्हें वचन देता हूं। यानी सेना का खर्च लिया, उसके विदेश मुद्दे ले लिए, सब कुछ उसका लूट लिया। अब एक जो उसके पास जमा धन था उसको लेने के लिए नई चाल थी कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, आप मुझे अनुदान दो, यानी अपना धन भी मुझे ही दे दो। यानी एक तरह से पूरे राज्य को गुलाम बनाने का ये साजिश थी जिसे हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। तो इसकी अगली शर्त क्या हुई? इसके बदले कंपनी राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी या सुरक्षा का वचन देती थी। क्या देती थी? सुरक्षा का वचन देती थी, लेकिन इसके बदले अनुदान मांगती थी। ठीक है। यानी पूरी तरह से लूटने का कार्य ईआईसी ने इसके द्वारा किया। ठीक। तो यह थी हमारी सहायक संधि। अब उस समय के कौन कौन से राज्य जिन्होंने सहायक संधि की, यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन होगा सहायक संधि करने वाले
राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो सहायक संधि करता है वो था हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद, और इसने संधि कब की? तो 1798 में, यानी जब ये वेलेज लिया है तभी उसने उसी साल संधि कर ली 1798 में। उसके बाद अगले साल 1799 में संधि करता है मैसूर। ठीक है, कब करता है? तो 1799 में। और 1799 में मैसूर को संधि क्या करता है? ये टीपू सुल्तान मारा जाता है और पूरा मैसूर ही इनके नियंत्रण में था। ठीक है, इसी साल तंजावुर पर भी इसने क्या कर लिया? तंजावुर पर भी अधिकार कर लिया, और 1799 की ही ये बात है। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजावर। अब इसके बाद मराठों का नंबर आया, और पेशवा। पेशवा इस समय कौन था? तो इस समय पेशवा था बाजीराव सेकंड, जो एक अयोग्य शासक था, क्योंकि बाजीराव फर्स्ट तो बहुत योग्य शासक था, लेकिन बाजीराव सेकंड बहुत अयोग्य शासक था। और 1802 में उसने क्या की? इनसे सहायक संधि कर ली, क्योंकि उसको अपने परिवार से ही खतरा था, क्योंकि वो भी धूर्त प्रकार का व्यक्ति था और चाहता था कि मैं सत्ता पर बना रहूं। इसके लिए उसने अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य में सेंधमारी करने का ये मौका दिया। उसके बाद पांचवा जो राज्य आया वो था भोंसले। ये 1803 की घटना है, यानी 1803 में भोंसले, और 1803 में ही सिंधियाओं ने, ग्वालियर के सिंधियाओं ने 1803 में ये सहायक संधि की। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके कर्म को लगाना, या कौन कौन से राज्य जो सहायक संधि में शामिल थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे आगे का जो गवर्नर जनरल का क्रम है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।